चली जाइए अब। जय हिंद, मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का 12वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 2 इतिहास का सेशन नंबर 2 चलेगा, पार्ट 2 चलेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग को जो पढ़ना था कल की क्लास में जो पढ़े थे राजा, किसान और नगर, तो उसके आगे का सेशन आज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे राजा, किसान और नगर में कि ऋग वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक था। वैदिक सभ्यता दो चरणों में बांटा गया, ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक सभ्यता का जो समय था वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। उसी में एक वर्ण व्यवस्था हम लोग को पढ़ने को मिला, वर्ण व्यवस्था पढ़े थे। और वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। जो पिछले वाले क्लास में हम लोग ये सारे चीज पढ़ चुके थे। तो चलिए आज के आगे क्लास शुरू करते हैं। जो हम लोग को पढ़ना है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए तो आज से हम शुरू करते हैं। आज का पहला सेशन कहता है कि जैसे जैसे वैदिक सभ्यता जब लिखा गया था, ऋग वैदिक सभ्यता जब लिखा गया था, तो उस समय भारत में राजाओं की शक्तियां बढ़ने लगी थी। और राजा के शक्ति बढ़ने के साथ साथ राजा निरंकुश भी होने लगा था। राजा निरंकुश के मतलब होता है कि जिस राजा पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सके उसी को निरंकुश कहा जाता है। तो आज हम लोग को पढ़ना है जनपद के बारे में और महाजनपद के बारे में। कल हम पढ़ चुके थे कि एक होता है जनपद, कल हम लोग पढ़े थे जनपद और महाजनपद, कल इसके बारे में बता दिए थे। जनपद, जन के मतलब होता है, जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब होता है लोग, और पद के मतलब होता है पद चिन्ह। क्या होता है? पद चिन्ह। अब एक होता है महाजनपद। क्या होता है? महाजनपद। महाजनपद और जनपद में अंतर क्या है कि हम अभी के समय में अगर कह सकते हैं तो जनपद और महाजनपद में अर्थ क्या है। तो जनपद हम एक छोटे से जिला को मान सकते हैं, जिला को मान सकते हैं कि जिला एक क्या है? जनपद है। और महाजनपद को हम एक बड़े राज्य का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि जनपद महाजनपद से छोटी होती थी। जनपद को हम एक छोटा सा जिला कह सकते हैं और महाजनपद को एक बड़ा राज्य कह सकते हैं जो जनपद से बड़ा होता था। आगे चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। मतलब कि 6ठी शताब्दी में, और 6ठी शताब्दी के मतलब जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म विकसित हो रहा था। बताए थे कि उत्तर वैदिक सभ्यता के समय में ही, उत्तर वैदिक सभ्यता के काल के समय में ही, जब उत्तर वैदिक सभ्यता का जो समय 1000 बीसी से 600 बीसी तक था, उत्तर वैदिक सभ्यता का समय जो 1000 बीसी से 600 बीसी तक चल रहा था, उसी समय इसी काल में, इसी समय में भारत में दो धर्मों का उदय हुआ। एक धर्म को कहा गया बौद्ध धर्म और दूसरे को कहा गया जैन धर्म। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय किस काल में हुआ था। तो कौन काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पॉइंट व्यू से चैप्टर ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसे बड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और जब भी पढ़ने के लिए बैठिएगा तो कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठिएगा। आप अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको रिवाइजिंग करने में बड़ा आसानी हो जाता है। तो जब भी बैठिए पढ़ने के लिए, खास करके मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक को नोट्स, एक शानदार नोट्स बनाइए जो आपको बहुत आगे काम देने वाला है। तो उत्तर वैदिक सभ्यता के समय भारत में 2 धर्मों का उदय हुआ। एक को कहा गया बौद्ध धर्म और दूसरा को कहा गया जैन धर्म। अब ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितना? 16 महाजनपदों का उदय हुआ।
चलिए, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद मतलब, महाजनपद हम एक बड़े से राज्य को कह सकते हैं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, कहता कि इस समय भारत में कुछ बदलाव हुए। अब भारत में भी बहुत सारे धीरे धीरे बदलाव देखने को मिला। वो बदलाव अब इस समय के मतलब कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में भारत में कुछ नए नए बदलाव देखने को मिले। वो बदलाव क्या था? तो पहला कहता है कि लोहे का उपयोग शुरू हुआ, जिससे खेती करने और हथियार बनाने में मदद मिली। अब बताइए कि लोहा, लोहा का आविष्कार हुआ जैसा खेती करने के लिए, खेती करने के लिए और औजार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इसका इस्तेमाल किया गया, लोहा का इस्तेमाल किया गया। आगे कहता है कि सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, जिससे व्यापार करना आसान हो गया। अब उस समय उत्तर वैदिक सभ्यता के समय में ही जब भारत में 16 महाजनपदों का जब उदय हुआ, 16 महाजनपद जब उदय हुआ, उसी समय भारत में लोहे का आविष्कार हुआ और उसी समय सिक्का का आविष्कार हुआ। जब सिक्का का जब आविष्कार हुआ, जब पैसा आने लगा, तो लोगों को व्यापार करने में बड़ा आसानी मिली, बड़ा मदद मिली व्यापार करने में। अलग कहता कि इसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उदय हुआ था। बड़ा खूबसूरत चीज है। उत्तर वैदिक सभ्यता हम अभी तो बताए थे कुछ देरी पहले, पिछले वाले स्लाइड में बताए थे कि उत्तर वैदिक सभ्यता के समय में ही या उत्तर वैदिक काल में ही, उत्तर वैदिक काल में ही भारत में एक नए बदलाव हुआ। भारत में एक नए बदलाव हुआ उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बदलाव क्या हुआ कि 16 महाजनपद का उदय हुआ। कितने महाजनपद का उदय हुआ? 16 महाजनपद का उदय हुआ। और उत्तर वैदिक काल में ही, उत्तर वैदिक काल में ही लोहा का आविष्कार हुआ। काची का आविष्कार हुआ? लोहा का आविष्कार हुआ। लोहा का आविष्कार हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही, उत्तर वैदिक काल में ही सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में ही, उत्तर वैदिक काल में ही धर्मों का, बौद्ध धर्म, दो प्रकार के धर्म आया, दो प्रकार का धर्म आया। पहला को कहा गया बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, और दूसरा को कहा गया जैन धर्म, जैन धर्म। तो ये सारे जो चीजें हैं ये कहाँ विकसित हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में ही ये सारे के सारे विकसित हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में 16 महाजनपद हुआ, लोहा का आविष्कार हुआ, सिक्का का आविष्कार हुआ। और उत्तर वैदिक काल के समय में ही भारत में दो एक ऐसे धर्म का उदय हुआ जो बहुत विकसित किया। एक बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था। कहा जाता है कि इसीलिए इस काल को परिवर्तनशील का काल कहा जाता है। परिवर्तनशील यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक सभ्यता में जो समय चल रही थी, वो समय से कुछ हटकर भारत में देखने को मिला। एक समय ही बदल गया। जो समय का जो चक्र चल रहा था, जो बुरा समय जो आ रहा था, जो देश उतना विकास नहीं कर रहा था, एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा समय आया जो पूरी तरह से बदल के रख दिया। उत्तर वैदिक काल को ही परिवर्तनशील का काल कहा जाता है। बड़ा अच्छा पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल को ही या उत्तर वैदिक सभ्यता को ही भारत का परिवर्तनशील का काल कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिले, बहुत प्रकार के बदलाव देखने को मिले। महाजनपदों का उदय हुआ, नए नए राज्य विकसित हुए, नए नए वस्तुओं का खोज हुआ, और तो और नए नए धर्मों का खोज हुआ और सिक्का का प्रचलन हुआ। जब जैसे ही भारत में परिवर्तनशील का दौर चल रहा था, जैसे ही भारत में सिक्कों का खोज हुआ, लोगों को व्यापार करने में मदद मिलने लगी। लोग व्यापार बड़ा आसानी से करने लगे। क्यों? क्योंकि भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ, सिक्का का आविष्कार हुआ। इसलिए इस काल को परिवर्तनशील का काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाएगा? परिवर्तनशील का काल कहा जाता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए आगे चलते हैं।
अब 16 महाजनपद के बारे में पढ़ने, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र में मिलता है। अब कहता है कि 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद की जानकारी, ये जानकारी कहाँ से मिलता है? 16 महाजनपदों की होने के 16 महाजनपदों की होने की जो जानकारी मिलता है कहाँ को, मतलब कि 16 महाजनपदों की कहानियां कहाँ से मिला, 16 महाजनपदों की जानकारी कहां से मिला? तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ से मिला, बौद्ध धर्म के ग्रंथ से मिला। ये मिला जैन धर्म के ग्रंथ से मिला, जैन धर्म के ग्रंथ से मिला, और तो और अंगुत्तर निकाय से मिला, अंगुत्तर निकाय से मिला, और तो और भगवती सूत्र से मिला। भगवती सूत्र से ये 16 महाजनपदों की जानकारियां हमें मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अब 16 महाजनपद का नाम इस प्रकार से है, 16 महाजनपदों का नाम इस प्रकार से है जो भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। पहला मगध, मगध, अवंती, कौशल, अंग, वज्जी, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, अस्मक, सूरसेन, काशी, मल्ल, कंबोज, गंधार। ये सारे के सारे भारत में 16 महाजनपद है, और 16 महाजनपद में ये जो मगध है, ये मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, सबसे शक्तिशाली, सबसे विशाल, सबसे ताकतवर कौन बना? तो ये मगध बना। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मगध था। चलिए आगे चलते हैं। महाजनपद काल में भारत 3 प्रकार के होते थे। महाजनपद समय में भारत में जो शासन है वो 3 प्रकार के होते थे। पहला राजतंत्र, 3 प्रकार का राजतंत्र। राजतंत्र क्या कहा गया कि इस व्यवस्था में राज का शासक राजा होता था, राजा ही शासन चलाता था, लेकिन वह पूरी तरह से तानाशाह नहीं होता था। कहने का मतलब क्या है कि महाजनपद काल में, महाजनपद जब हुआ, 16 महाजनपद हुआ, महाजनपदों में हर एक महाजनपद में एक अलग अलग राजवंश का स्थापना हुआ, एक अलग अलग राजा बना। तो राजा में जो राजा बनता है उसको राजतंत्र कहते हैं। तो इस व्यवस्था में कहा कि राज्य का यानी देश का वो वाले क्षेत्र का, उसके एरिया का जो प्रमुख व्यक्ति, जो शासक होता था, वो राजा होता था। क्या होता था? राजा होता था। राजा ही इसका शासन चलाता था। और कहा जाता है लेकिन वो शासन तो चलाता था, लेकिन पूरी तरह से वो तानाशाह नहीं होता था, मतलब कोई प्रजा के लिए देखभाल करता था, प्रजा के लिए अच्छे अच्छे काम करता था। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा था राजतंत्र वाले प्रमुख महाजनपद, राजतंत्र वाले। जैसे कहने का मतलब है कि महाजनपद जो है ना, महाजनपद में 2 प्रकार के होते थे। एक में होता था राजतंत्र और एक में होता था लोकतंत्र। ठीक है, तो महाजनपद में लोकतंत्र और राजतंत्र होता था। तो कह रहा कि राजतंत्र वाले प्रमुख महाजनपद, मतलब 16 महाजनपदों में कुछ ऐसे महाजनपद भी थे जहां राजतंत्र चलता था, वहां के जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी। समझे? तो महाजनपद जो है, महाजनपद में 2 प्रकार के लोग होते थे। एक में होता था राजतंत्र, और दूसरा में होता था लोकतंत्र। राजतंत्र और लोकतंत्र। तो 16 महाजनपदों में कुछ ऐसे जनपद भी होते थे जिकरा में राजा ही शासन चलाता था, जैसे में अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, और एक चेदी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है गणतंत्र, एक होता है क्या? गणतंत्र। गणतंत्र कहता कि इस व्यवस्था में शासन किसी राजा के हाथ में नहीं होती थी, बल्कि इस व्यवस्था में एक लोगों का समूह फैसला सुनाता था।
गणतंत्र, गणतंत्र में जो राजा होता था वो राजा एक नहीं बल्कि लोगों का समूह होता था। लोगों का समूह ही उसका राजा होता था जो राज चलाता था। इस व्यवस्था में शासन किसी राजा के गणतंत्र में, महाजनपदों में एक गणतंत्र होता था और गणतंत्र में शासन किसी राजा के हाथ में नहीं होती थी, बल्कि इस व्यवस्था में एक लोगों का समूह फैसला लेते थे। जो भी फैसला लिया जाता था वो लोगों का समूह मिलजुल कर आपस में फैसला लेते थे, कोई एक व्यक्ति खास करके राजा नहीं होता था। चलिए, गणतंत्र के कुछ प्रमुख बातें। गणतंत्र की प्रमुख बातें कौन कौन सी है? चलिए, गणतंत्र के प्रमुख बातें कहता है कि संघ को गण भी कहा जाता था। संघ को क्या कहा जाता था? संघ को गण भी कहा जाता था। गण भी कहा जाता था। वजी, संघ में 8 राज्य शामिल थे। वजी संघ, वजी एक क्या है? वजी एक, वजी जो है वो एक प्रकार के क्या था? महाजनपद था। महाजनपद को क्या कहा गया? वजी। तो वजी संघ में कितने राज्य शामिल थे? तो 8 राज्य शामिल थे। हर गांव के मुखिया को राजा कहा जाता था। हर गांव के मुखिया, हर एक गांव को मुखिया को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। अगला है कि राज के फैसले सभा में मिलकर लिए जाते थे। अब ये संघ को गण भी कहा जाता था। वजी संघ में 8 राज्य शामिल थे। हर गांव का एक जो मुखिया होता था, वो हर एक गांव का जो मेन व्यक्ति होता था ना, जो मेन व्यक्ति, हर गांव का एक मेन व्यक्ति जो होता था वो राजा कहलाता था। और राज के फैसले किसी सभा में मिलकर लिए जाते थे। ऐसा नहीं है कि राज के अगर इंपॉर्टेंट कोई बातें है उस पर अगर फैसला लेना है तो उस मुखिया अकेले मिलकर उसका फैसला ले लिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं, हरगिज नहीं होता था। ऐसा इसलिए नहीं होता था क्योंकि राज के फैसले सभा में मिलकर लिए जाते थे। आगे चलते हैं। गणतंत्र का महत्व क्या था? अब गणतंत्र का महत्व क्या था? गणतंत्र मतलब होता है, इसी को कहा जाता है लोकतंत्र। कथा कि मगध का राजा अजातशत्रु वज्जी को हराना चाहता था। अब ये अजातशत्रु कौन है? तो ये हर्यक वंश का राजा है। हर्यक वंश का क्या है? ये राजा है। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार था। अब बिंबिसार का जो बेटा था, बिंबिसार का जो बेटा था उसको नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु। तब मगध का राजा अजातशत्रु वजी को जीतना चाहता था। वजी को हराना चाहता था। उसने अपने मंत्री वर्षकार को गौतम बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। अब अजातशत्रु जो है ना, वो वजी को जीतना है। मगध के राजा तो था, अजातशत्रु मगध के ही राजा था, लेकिन मगध के राजा के साथ होने के साथ साथ अजातशत्रु वजी संघ को भी जीतना चाहता था, लेकिन वजी संघ को जीत नहीं पा रहा था। तो अजातशत्रु के एक मंत्री था जिसको नाम था वर्षकार। क्या नाम था? वर्षकार। अब अजातशत्रु अपने मंत्री वर्षकार को गौतम बुद्ध के पास भेजा। अब गौतम बुद्ध के पास भेजा, वो कहा कि जाकर तुम सलाह लो गौतम बुद्ध से, क्योंकि अजातशत्रु बौद्ध धर्म को बहुत मानता था। अब अजातशत्रु गौतम बुद्ध का बड़ा प्रिय भी था, मानता भी था, तो भेज दिया सलाह लेने के लिए। अब क्या हुआ? सलाह लेने के लिए भेजा तो गौतम बुद्ध ने वर्षकार को सलाह दिया। अब वो सलाह कौन कौन दिया से ध्यान से सुनिए। वो सलाह क्या था? वो सलाह क्या? गौतम बुद्ध ने सलाह दी है। गौतम बुद्ध ने सलाह का दिया, देखिएगा। अब अजातशत्रु किसको भेजा? वर्षकार को भेजा गौतम बुद्ध के पास। तो गौतम बुद्ध उसको सलाह देते हैं कि वजी को जीतना, वजी के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब गौतम बुद्ध वर्षकार को सलाह देते हैं कि तुम वजी को जीतना तो चाहता है, लेकिन क्या जीत पाओगे? देखो क्यों नहीं जीत पाओगे से देखो, वजी के लोग मिलजुल कर रहते हैं, पहला कारण।
कि वो मिलजुल कर रहते हैं, उनमें फूट नहीं है कि तुम बहुत आसानी से उसको हरा दोगे। वो बिना सभा के अनुमति के कोई नियम नहीं बनाते हैं। अब वजी के लोग हैं, वो अगर कोई नियम बनाना है, कोई कानून बनाना है या कोई किसी खास मुद्दे पर अगर बातचीत करना है तो उसका फैसला कहाँ लिया जाता है? उसका फैसला जो है वो सभा में लिया जाता है। कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है। तीसरा कहता है कि वह अपने नियमों का पालन करते हैं। वो जो नियम ले लिए वजी संघ के लोग, जो नियम बना लिए, उस नियम पर वो अमल करते हैं, उस नियम का पालन करते हैं, चाहे जो हो जाए। इसलिए उन्हें हराना कठिन है। ये गौतम बुद्ध कहते हैं कि मिलजुल कर रहते हैं, कोई मतभेद नहीं है, कोई एक व्यक्ति राजा नहीं है, सभी को मिलजुल कर राज करता है, फैसला लेता है, तो उसको हराना बहुत मुश्किल होगा। अब क्या किया? अजात शत्रु के जो मंत्री वस्त्रकार क्या है कि वजी में फूट डाल दिया, लोगों को आपस में लड़ाई लगवा दिया, आपस में मतलब कि टकराव करवा दिया, नफरत पैदा करवा दिया। अजात शत्रु के मंत्री वस्त्रकार ने वजी संघ में फूट डाला, जिससे उसकी एकता कमजोर हो गई और अजात शत्रु ने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। अब जब गौतम बुद्ध जब सलाह दिए थे वस्त्रकार को, अब वस्त्रकार समझ गया कि अगर वजी को अगर जीतना है तो वजी के लोगों में फूट डालना पड़ेगा, वजी के लोगों को एक दूसरे से नफरत करवाना पड़ेगा, तब जाकर हम जीत सकते हैं। अब अजात शत्रु के वस्त्रकार वजी संघ में फूट डाला और उसके बाद उसकी एकता कमजोर हो गई, उसकी ताकत जो है कमजोर हो गई। उसकी जब ताकत कमजोर हो जाएगी तो कोई भी उसको बड़ा आसानी से हरा सकता है, इसलिए उसे हरा दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का स्लाइड समाप्त हो गई है, तो आज का क्लास कैसा रहा, कैसा सेशन चला? अगर क्लास बहुत अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का टेक्निक अच्छा है, अगर आपको जो हम पढ़ाते हैं आपको अगर समझ बहुत अच्छा से आता है, तो प्यारा सा कमेंट, एक प्यारा सा शेयर कर सकते हैं, एक वीडियो पर लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद का कल हम इसी टाइम पर आप लोग से रूबरू होऊंगा और एक नए सेशन के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए एनर्जी के साथ मैं फिर कल आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।